हाय गाइस, वेलकम बैक टू वाईशायस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 9 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 उसका पार्ट नंबर 2 करने वाला है। ओके, सो पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था काफ़ी कुछ, तो बिना किसी रिकैप के आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चैप्टर है। अभी बिल्कुल आराम आराम से चल रहे हैं, अच्छे से सुनना, समझ में आएगा, कुछ भी ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं, कुछ भी, ठीक है। हम लोग इस टॉपिक पे थे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। हमने बता रखा था कि जो मिड 19 सेंचुरी में यूरोप में जो सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड कर रही थी। और जो ये सोशलिस्ट थे ना, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि सारे फसाद की जड़ यही है, क्योंकि किसी के एक के हाथ में प्रॉपर्टी अगर होगी तो जो बाकी के जो निचले लोग हैं ना, वो नीचे ही रह जाएंगे, वो कभी ऊपर नहीं उठ के आ पाएंगे, ठीक है। तो इनका कहना था कि आप किसी एक पे फोकस करने के बजाय, किसी आप एक जो एक प्रॉपर्टी कंट्रोल कर रहा है उस पर फोकस करने के बजाय आप सबके सोशल इंटरेस्ट पे फोकस कीजिए, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, सभी के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो जो ये सोशलिस्ट थे, ये कुछ ऐसा वाला चेंज चाहते थे, एंड इसके लिए इन लोगों ने बड़े सारे से कैंपेन कर रखे थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि सोसाइटी बिना प्रॉपर्टी के ऑपरेट कैसे कर सकती है, ठीक है, और सोशलिस्ट सोसाइटी का बेस क्या होना चाहिए, ठीक है, उसका बेसिस क्या होना चाहिए। तो देखो, जो सोशलिस्ट थे ना, उनके डिफरेंट विजन्स थे फ्यूचर को लेकर के। तो उनमें से जो मोस्ट ऑफ द सोशलिस्ट ऐसे थे जो कोऑपरेटिव्स की आइडिया पे बिलीव करते थे। ये कोऑपरेटिव क्या है, सिंपल सा अगर मैं बताऊँ तो एक एक लाइन में अगर सुनना हो आपको तो ऐसे समझो कि कोऑपरेटिव एक बॉडी होती है। बॉडी इन द सेंस कि ऐसा नहीं, आप बस समझो, कोऑपरेटिव एक बॉडी होती है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके लिए आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो ये एक बॉडी होती है जिसमें बड़े सारे से लोग मिल के काम करते हैं, ठीक है, और उससे जो बेनिफिट होता है वो अपने आप में आपस में वो लोग बांट लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमूल, अमूल है ना, अमूल मिल्क बटर जो कुछ भी है, तो ये एक कोऑपरेटिव ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। ओके, बड़े सारे से लोग मिलके काम करते हैं, फिर उसको जब तैयार हो जाता है प्रोडक्ट तो उसको मार्केट तक पहुंचाया जाता है। मार्केट से जो कुछ भी उनको बेनिफिट मिलता है वो सब लोग अपने में ये लोग बांट लेते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं कोऑपरेटिव। सो ऐसे ही एक थे, एक मैन्युफैक्चरर थे, ठीक है, रॉबर्ट ओवन नाम है इनका। 1771 से लेकर के 1858 तक ये थे। तो ये ना एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे, और इनका ये पर्पस था कि जो गवर्नमेंट है वो कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करने में हेल्प करे या फिर फोर्स करे, ठीक है। तो इन्होंने ना एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी एट दैट टाइम, न्यू हार्मनी इन इंडियाना। इंडियाना एक स्टेट है यूएसए में, ठीक है। तो इन्होंने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाई थी जिसका नाम था न्यू हार्मनी इन इंडियाना। बाकी जो सोशलिस्ट थे उनको भी ऐसा लगता था कि जो गवर्नमेंट है ना, उनको कोऑपरेटिव्स को इनकरेज करने के लिए फोर्स करना चाहिए हमें गवर्नमेंट को, ठीक है। फ्रांस में फॉर इंस्टेंस एग्जांपल के लिए आप देखो, फ्रांस में लुइस प्लान करके थे, ये भी यही चाहते थे कि जो कोऑपरेटिव्स हैं वो उसको गवर्नमेंट इनकरेज करे और कैपिटलिस्ट जो एंटरप्राइजेस है उससे रिप्लेस कर दे। बात कर रहे हैं अगर कार्ल मार्क्स, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके हर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट इन द सेंस की हिस्ट्री में भी है, वर्ल्ड हिस्ट्री में भी आएंगे, ये पॉलिटिकल साइंस जो है उसमें भी आते ही रहते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं, हाँ, अब यहाँ से बात करते हैं कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी और फ्रेडरिक एंजल्स की आइडियोलॉजी के बारे में। इन्होंने भी अपने कुछ आर्ग्यूमेंट दे रखे हैं। मार्क्स ने ये आर्ग्यू करा कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है ना वो कैपिटलिस्ट थी, और जो कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, ये फैक्ट्री में मतलब ये अपने कैपिटल, अपने जो ये मनी वगैरह होता है ये खुद नहीं बनाते हैं, ये वर्कर्स के थ्रू बनाते हैं। तो जो ये प्रॉफिट होता है ना कैपिटलिस्ट का, वो वर्कर्स के थ्रू प्रोड्यूस होता है। तो रियल काम कौन कर रहा है, वर्कर्स कर रहे हैं, और वर्कर्स आपका रियल काम कर भी रहे हैं तो आप उनको उस तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे हो, आप उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है एट दैट टाइम, और आपकी वजह से उनकी कंडीशन, आपके इन द सेंस जो कैपिटलिस्ट हैं, जो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनकी वजह से जो वर्कर्स की कंडीशन है और भी ज़्यादा दिन ब दिन खराब होती जा रही है, ठीक है। तो ये ऐसा कहते थे कि जो ये वर्कर्स हैं उनको इकट्ठा आना चाहिए और कैपिटलिज्म को निकाल के बाहर फेंकना चाहिए, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना ये कैपिटलिस्ट की, उस पर इनको अपना रूल जमाना चाहिए, अपना रूल करना चाहिए आराम से, ठीक है। तो ये मार्क्स जो थे ना वो इस पर बिलीव करते थे कि अपने आप को कैपिटलिस्ट की एक्सप्लॉयटेशन से फ्री रखो, ठीक है। ये इस वाले आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे, इनकी यही थिंकिंग थी, ठीक है। और जो ये वर्कर्स, उनकी ये चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं वो थोड़ा सा रेडिकल सोशलिस्ट सोसाइटी बनाए एक, ठीक है, जहाँ पे जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सोशली कंट्रोल्ड हो, किसी एक के हाथ में ना हो, ठीक है, और उसको ये कहेंगे कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है। देखो डिफरेंस क्या है सोशलिज्म और कम्युनिज्म में।
कम्युनिज्म जो सोशलिज्म है ना वो थोड़ा बहुत मतलब कर सकती है कि हाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी होती है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हाथ में थोड़ी बहुत है, ठीक है। मतलब एकदम वो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी नहीं है सोशलिज्म वाली, बट ये जो कम्युनिज्म है ना वो बिल्कुल ही ज़्यादा लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, जहाँ पे जो सारी प्रॉपर्टी है वो सोशली ही कंट्रोल करी जानी चाहिए। ये है डिफरेंस, मेजर सा डिफरेंस है ये, ठीक है। तो जो वर्कर्स थे इनके जो आइडियोलॉजी से बहुत ही ज़्यादा कन्विंस हुए थे, और जो कम्युनिस्ट सोसाइटी थी ना वो एक न एक दिन आनी थी। आप आगे जाके देखोगे कि कम्युनिस्ट सोसाइटी कैसे ही डेवलप हुई, ठीक है। अब जैसे ही कार्ल मार्क्स की ये जो आइडियोलॉजी थी वो आगे बढ़ी तो सोशलिज्म के लिए थोड़ा सा सपोर्ट आने लगा। कैसे? देखो 1870 तक ना जो सोशलिस्ट आइडियाज़ है ना वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अभी ऐसे अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए जो सोशलिस्ट जितने भी सोशलिस्ट एट दैट टाइम के थे उन्होंने एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसको नाम दिया गया द सेकेंड इंटरनेशनल। ओके, जर्मनी में एंड इंग्लैंड में जितने भी वर्कर्स थे उन लोगों ने भी अपने अपने एसोसिएशंस बना रखे थे। क्यों? क्योंकि वर्कर्स देखो, वर्कर्स की क्लास जैसे मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में मैंने बताया कि जो पीजेंट्स की क्लास थी वो बहुत ही ज़्यादा बदतर हो रखी थी, बहुत ही वाहियात हो रखी थी। यहाँ पे वर्कर्स की क्लास वैसी ही कुछ हो रखी है, बहुत ही ज़्यादा उनको एक्सप्लॉइट करा गया है। फ्रांस में पीजेंट्स को, रशिया में वर्कर्स को। ओके, बात करेंगे अभी आगे रशिया के बारे में, ठीक है। तो मैं ऑल ओवर ये यूरोप के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जो इंग्लैंड और जो जर्मनी था, ऐसे भी कंट्रीज़ में जितने भी वर्कर्स थे उन लोगों ने अपने एसोसिएशंस बनाए फॉर देयर बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस के लिए, ठीक है। उन लोगों ने मतलब आप ऐसे समझो ना, जर्मनी में एक एसोसिएशन बनी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। इसको पार्लियामेंट में सीटें भी मिल चुकी थी। 1905 में जो सोशलिस्ट एंड ट्रेड यूनियनिस्ट जो कम्युनिटी थी इन्होंने लेबर पार्टी फॉर्म करी ब्रिटेन में, ठीक है, और जो सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म करी फ्रांस में। बट इतना सब फॉर्म करने के बाद भी ना इन लोगों ने 1914 तक इन लोगों ने अभी तक इनकी सरकार नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि देखो किसी भी चीज़ में ना टाइम लगता है, और 1914 तक आते आते ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो चुका, मतलब चल रहा था, मतलब स्टार्ट हो गया था 1914 टू 1918 तक, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, तो इस वजह से अब रशिया भी इसमें इन्वॉल्व था, ठीक है, सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे। तो उस टाइम पे जो ये इनकी जो सोशलिज्म वाली जो सरकार है वो अभी तक बनी नहीं थी, बट जो सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज़ होती हैं, जो ये सोशलिज्म की जो आइडियोलॉजी है वो लेजिस्लेशन जितने भी एट दैट टाइम की गवर्नमेंट बॉडीज़ थी, ठीक है, जो कंजर्वेटिव्स, रेडिकल्स एंड लिबरल्स के थ्रू रन करती थी, उनके में एक आइडियाज़ उनको एक आइडिया लग चुका था कि हाँ अभी कुछ अच्छा खासा होने वाला है जिसमें सोशलिज्म वाली कुछ आइडियोलॉजी हमारे यहाँ आने वाली है। एक आप कह सकते हो ना लेजिस्लेशन को शेप देने का काम किया है दैट टाइम सोशलिज्म की आइडियोलॉजी ने। ओके, ना अभी बात करेंगे रशियन रेवोल्यूशन के बारे में। सपोर्ट फॉर सोशलिज्म में कुछ था नहीं, बस जो वर्कर्स थे उन लोगों ने बड़े सारे से पार्टीज बना रखे थे। यहाँ पे बस दो के नाम दे रखे हैं। जर्मनी में देखो SPD सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, और 1905 में जो ये सोशलिस्ट एंड जो ट्रेड यूनियनिस्ट थे ना इन्होंने लेबर पार्टी फॉर्म करी थी, कहाँ पे? ब्रिटेन में। और सोशलिस्ट पार्टी कहाँ पे फॉर्म करी थी? फ्रांस में। स्टिल उसके बाद भी इनकी सरकार नहीं बनी बिकॉज बड़े सारे से रीजन्स थे। सबसे बड़ा रीज़न ये था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एट दैट टाइम पे आ गया था, ठीक है। अभी रशियन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो देखो एक है 1905 का रेवोल्यूशन, एक है 1917 का रेवोल्यूशन। तो जो अक्टूबर 1917 का रेवोल्यूशन होता है ना उसको मेन रेवोल्यूशन कहा जाता है, एंड उसको ही सोशलिस्ट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया है और उसको ही अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहा गया है, ठीक है। वो ही है बेसिकली वो रशियन रेवोल्यूशन। तो बात करें पहले रशिया में ना मोनार्की थी, ठीक है। फरवरी 1917 में कुछ सोशलिस्ट थे, उन्होंने मोनार्की को उखाड़ के बाहर फेंक दिया। इसको लोग कहते हैं रशियन रेवोल्यूशन। अभी ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अभी हम इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। बात करें अगर रशियन एम्पायर के बारे में तो उसके लिए ना हमें थोड़ा सा पहले जाना पड़ेगा कि क्या हो रखा था क्या नहीं हो रखा था। अगर हमें ये जानना है तो हमें थोड़ा सा उससे और पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है। बात करें अगर 1914 से अगर हम बात करें तो वहाँ पे जार निकोलस II करके एक किंग हुआ करता था जिसने रशिया को रूल करा है, ठीक है। आज के टाइम पे रशिया की कैपिटल आप बताओ मुझे कमेंट सेशन में, ठीक है। एट दैट टाइम जो रशियन एम्पायर था ना वो आज का करंट डे अभी याद ना रखना, बस ऐसे सुनते जाओ, ठीक है। जो फिनलैंड है, लिथुनिया है, एस्टोनिया है, पोलैंड के कुछ पार्ट्स हैं, यूक्रेन, बेलारस, ये सब मिला जुला करके ना एट दैट टाइम रशिया हुआ करता था, ठीक है। जितने भी ये पैसिफिक वाला जो एरिया है, जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब मिला करके रशिया इतना बड़ा एक कंट्री हुआ करता था, ठीक है। और वहाँ पे जो मेजोरिटी थी ना लोगों की इन द सेंस अगर मैं रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखूँ तो वो ना क्रिश्चियनिटी पे वो लोग ज़्यादा बिलीव करते थे। ऑर्थोडॉक्स थे वो लोग क्रिश्चियन को लेकर के, थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी को लेकर के, सॉरी,
ठीक है। और वहाँ पे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस भी हुआ करती थी। वही हाल है जो फ्रांस में हो रखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे, बट यहाँ पे थोड़ा सा सीन अलग होगा, अभी मैं बताऊँगी। मतलब सेम बस इतना है कि यहाँ पे भी चर्च है अच्छे खासे पावर पे, वहाँ पे भी थे चर्च अच्छे खासे पावर पे, ठीक है। मतलब ऑर्थोडॉक्स यहाँ पे भी है, उधर भी था, बस इतना सा कहने का मतलब है। बट ऐसा नहीं है कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के अलावा कुछ थे ही नहीं। कैथोलिक चर्च भी थे, प्रोटेस्टेंट्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे, बुद्धिस्ट भी थे, ठीक है। बात करें अगर इकोनॉमी एंड सोसाइटी की, तो अब देखो 20th सेंचुरी के बिगिनिंग में ना रशिया की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी ना वो एग्रीकल्चर में ही इंगेज थी। आप ऐसे समझो 85% जो रशियन एम्पायर की जो पॉपुलेशन थी ना वो अपना गुजारा खेती बाड़ी से ही चलाते थे, ठीक है। अगर खेती नहीं तो कुछ नहीं। ये बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ से ज़्यादा था, क्यों? क्योंकि एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। फ्रांस और जर्मनी का पॉपुलेशन प्रपोर्शन मिला लो तो बस 40% ही ऐसे लोग होंगे जो एग्रीकल्चर में इंगेज होंगे, बट रशिया में 85%। तो कहाँ 40%, कहाँ 85%, कंपेयर कर लो ना खुद ही, ज़्यादा हो रखा है रशिया का, ठीक है। तो इसी वजह से जो रशिया का जो एम्पायर था ना, वहाँ के जो कल्टिवेटर्स थे वो मार्केट के लिए अच्छा खासा, वो लोग जितना भी नीड होता था वो लोग प्रोड्यूस कर पाते थे, ठीक है। और इसीलिए जो रशिया था एट दैट टाइम वो ग्रेन का मेजर एक्सपोर्टर हुआ करता था। और बात करें अगर इंडस्ट्रीज़ की, तो वो देखो जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे ना वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ही थे एट दैट टाइम, ठीक है। आज भी चले जाओ ना रशिया में तो ये जो दोनों सिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, अच्छा खासा बन रखे हैं, अच्छे खासे डेवलपमेंट पे हैं, डेवलप हो चुके हैं, व्हाट आई मीन टू से। जो लार्ज इंडस्ट्रीज़ थे, जितने भी लार्ज फैक्ट्रीज़ थे, वो फैक्ट्रीज़ के बारे में अगर मैं बात करूँ ना तो वो 1890 तक ही, मतलब उसके बाद ही बनना स्टार्ट हुए हैं, बनना इन द सेंस कि डेवलप होना स्टार्ट किए उसके बाद वाले ही टाइम पीरियड में, ठीक है। अच्छे खासे लेवल पे डेवलप हो रहे थे, पहले भी थे, ऐसा नहीं कि पहले फैक्ट्रीज थे ही नहीं, बट अगर मैं बढ़िया वाले डेवलपमेंट की बात करूँ तो वो इसी टाइम पीरियड पे हुआ था। उसी टाइम पीरियड पे जब रशिया का, ये वही टाइम पीरियड था जब रशिया का रेलवे जो था वो भी एक्सटेंड कर रहा था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना इंडस्ट्रीज़ की वो इंक्रीज़ कर रही थी, ठीक है। और जो ये कोल का जो प्रोडक्शन होता है, कोल इन द सेंस वो कोयला जो होता है ना, कोल मीन्स कोयला, वो कोयला का जो प्रोडक्शन होता है वो भी डबल हो चुका था। जो आयरन एंड स्टील के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो 4 गुने बढ़ चुके थे। आप देखोगे ना 1900 में कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स और जो क्राफ्टमैन थे ना वो ऑलमोस्ट इक्वल थे नंबर में। मतलब सोचो, अगर आपके पास एक फैक्ट्री है तो आप हमेशा ही चाहोगे ना कि हाँ जितने भी हेड हैं वो हेड हेड के तरीके से रहें, जितने भी जो लोअर क्लास के पीपल हैं जो यहाँ पे काम करने आ रहे हैं वो नॉर्मल तरीके से रहें। बट यहाँ पे तो नंबर इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जितने वहाँ के मास्टर्स हैं ना उससे उतने ही लेवल के तो यहाँ पे क्राफ्टमैन और फैक्ट्री वर्कर्स दोनों ही हैं मिला जुला के, ठीक है। मतलब सोचो कितनी ज़्यादा डिमांड हो रखी होगी उस टाइम पे, क्योंकि जो क्राफ्टमैन होते हैं ना उनकी भी डिमांड होती है, बट फैक्ट्रीज़ में बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं तो क्राफ्टमैन की डिमांड अगर मैं बात करूँ कम तो नहीं होती है, बट अगर आप कंपेयर करो तो वो फैक्ट्री मैन से कम ही होती हैं, ठीक है। तो सोचो यहाँ पे दोनों का नंबर इक्वल इक्वल दिखा रहा है, तो किसी लेवल का वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ होगा एट दैट टाइम, वो भी एग्रीकल्चर से, बस सोचने वाली बात है। वेल जो बहुत सारे जो इंडस्ट्री थी ना वो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी इंडस्ट्रियलिस्ट की, सेम हुआ है ना प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला कॉन्सेप्ट। वो तो यहाँ पे भी जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जितनी भी नहीं मतलब हाँ लगभग जितनी भी थी, मोस्ट ऑफ द जो इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ही थी, किसकी? इंडस्ट्रियलिस्ट की, ठीक है। तो जो ये सरकार थी ना, जो गवर्नमेंट थी ना, उन्होंने तो अच्छे खासे मतलब लिमिटेड आवर्स पे कम टाइम के लिए काम करना है, अच्छे खासे वेजेस डिसाइड कर रखी थी। लेकिन जो ये फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स वगैरह हुआ करते थे ना, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। ये जितने भी स्मॉल वर्कर्स होते थे जो वर्कशॉप पे काम करते थे, जितने भी लोग होते थे ना उन सबको परेशान किया ही करते थे। मतलब भाई साहब 10-10 घंटे काम करा रहे हैं, 10-12 घंटे के लिए, 15-15 घंटे के लिए काम करवा रहे हैं, ठीक है। अगर फिक्स हो रखा है वहाँ पे कि आपको 9 घंटे काम करना है तो ये लोग 12 घंटे करवा रहे हैं, अगर 10 घंटे काम करना है तो लोग 15 घंटे करवा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने अच्छा खासा सब कर रखा था कि हाँ लिमिटेड आवर्स होंगे और इनकी वेजेस भी ठीक ठाक होंगी, ठीक है। खुश नहीं था कोई वेजेस से, बट फिर भी फिक्स कर रखा था ना कि इतनी होंगी। अब आप उनको बर्बाद कर रहे हो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स बन के, तो उसके लिए कोई क्या ही कर सकता है, ठीक है। सरकार को पता थोड़ी ना चलेगा, अभी तो जब ये स्ट्राइक करेंगे तब पता चलेगा ना, क्योंकि वो तो पहले से डिसाइड करके ही दे रहा है, तो उसकी क्या ही गलती है। बात करें अगर वर्कर्स की ना, तो वर्कर्स जो थे वो सोशल ग्रुप्स में डिवाइडेड थे। जस्ट अ मिनट, यहाँ से देखो, हाँ। तो जो ये वर्कर्स थे ना वो ना डिवाइडेड थे। फॉर एग्जांपल अभी आप आगे देखोगे ना, कंट्री साइड में जो पीजेंट्स थे ना वो बहुत सारे से लैंड वगैरह कल्टीवेट करा करते थे। तो जो वर्कर्स की तरह ना ये पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। कैसे डिवाइडेड थे, पहले वर्कर्स के बारे में बात करते हैं, सुनो। वर्कर्स का क्या होता था, मान लो कोई गया कहीं पे काम करने के लिए, ठीक है, तो उनके ना बहुत ही स्ट्रांग लिंक वगैरह हुआ करते थे विलेजेस से जहाँ से वो आ रहे हैं, ठीक है।
तो फिर वहाँ के भी कुछ लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का काम किया करते थे। लाइक होता है ना कि हाँ मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आप भी आ जाओ यहाँ पे काम करने के लिए। तो ऐसे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं उनकी डिमांड पूरी हो रही थी कि हाँ जितनी हमें प्रोड्यूस करनी है चीज़ें उसके लिए हमारे पास वर्कर्स हैं, ठीक है। और जो वर्कर्स थे वो डिवाइडेड थे अपने स्किल के बेस्ड पर। जैसे कि अब कोई मेटल वर्कर है तो उसको मेटल वाला ही काम दिया जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि कोई मेटल वर्कर है बहुत ही अमीर खानदान, अच्छा अगर अमीर खानदान का होगा तो काम ही क्यों करने जाएगा, बट स्टिल अगर मान लेते हैं कोई मेटल वर्कर है तो आप उसको किसी और वर्कशॉप में नहीं इंक्लूड कर सकते हो। तो वो ना अपने टैलेंट के बेसिस पे, अपने स्किल्स के बेसिस पे, जिसको जो आता था उसी पे वो डिवाइडेड थे, ठीक है। जो वुमेन्स थी वो एट दैट टाइम पे फैक्ट्री लेबर, मतलब फैक्ट्री में काम वगैरह करा करती थी, ठीक है। बट उनको जो पेमेंट थी वो मेन से कम ही मिलती थी, ठीक है। मतलब आप समझो उनसे आधा मिलती थी या फिर उनसे मतलब बहुत ही ज़्यादा कम मिलती थी। और उस टाइम पे फैक्ट्री में कम से कम 31% जो थी ना वो वुमेन्स ही हुआ करती थी। कुछ वर्कर्स जो थे वो उन लोगों ने अपने अपने एसोसिएशंस बना रखे थे, क्योंकि बड़े सारे ऐसे जो मेंबर्स थे ना जिनको अनएम्प्लॉयमेंट फेस करना पड़ रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस लाइक फाइनेंशियल हार्डशिप्स वगैरह फेस करना पड़ रहा था। बट ऐसे कुछ ही एसोसिएशंस थे जो इनसे डील करने के लिए बन रखे थे, ठीक है, कि जिनको भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है वो हमारे पास आओ, हम आपको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। ये भी इसी का एक पार्ट था। डिस्पाइट डिविजन्स, इन सब के बारे में अगर मैं बात करूँ, इन सारे डिविजन्स के बाद भी जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक कर रहे थे अपने काम को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट ने तो, जो भी उस फैक्ट्री का मालिक है फिर जो भी गवर्नमेंट है दैट टाइम, मोनार्क है कुछ भी, तो उसने तो डिसाइड कर रखा है ना कि इतने टाइम पीरियड तक काम करना है, आपको इतने ही पैसे मिलेंगे। बट जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स हैं सब वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना, तो उनके अगेंस्ट में ये जो एम्प्लॉयज़ थे वो स्ट्राइक करने के लिए, यू नो व्हाट यू कैन से, कि वो स्ट्राइक ही करना चाहते थे अपने काम को रोकने के लिए, ठीक है। काम को रोकने के लिए इन द सेंस वो या तो डिमांड कर रहे थे कि या तो आप हमारी बातें सुनो, हमारे थोड़े से वेजेस भी बढ़ाओ और हमारे जो टाइम आवर्स है उसको भी लिमिटेड करो, या फिर हम काम नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे बड़े सारे से आगे स्ट्राइक्स हो रखे हैं, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी सबके बारे में। अच्छा, जो ये मेनली जो ये स्ट्राइक्स वगैरह हुआ करते थे वो या तो मेटल इंडस्ट्रीज़ में हुआ करते थे, ऐसा नहीं कि बस मेटल और टेक्सटाइल में ही हुआ करते थे, मेटल एंड टेक्सटाइल में मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिला है कि इन दोनों इंडस्ट्रीज़ में हुआ करते थे। अभी देखो एग्जांपल के लिए देखो ना, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ड्यूरिंग 1896 से लेकर के 1897 लगातार एक साल, मेटल इंडस्ट्री में 1902 में, ठीक है। अभी मैंने बात करा कंट्री साइड के बारे में, तो जो पीजेंट्स थे ना वो ऑब्वियसली कंट्री साइड है, विलेज वाला एरिया है, तो वो खेती बाड़ी पे ही डिपेंड होंगे, तो वो लोग अपना लैंड वगैरह कल्टीवेट करा करते थे लोग। लेकिन जो नोबिलिटी थी ना, जो क्राउन एंड जो ऑर्थोडॉक्स जो चर्च वगैरह हुआ करते थे, इन लोगों ने ओन कर रखा था बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, ठीक है। इनके पास थी अच्छी खासी प्रॉपर्टी, और जो पीजेंट्स थे उन बेचारों के पास कुछ था नहीं, उनकी बर्बादी ही लिखी हुई थी, मतलब उनकी बर्बादी ही होती थी। और जो जो ये वर्कर्स हैं ना, जैसे कि अपने स्किल्स के बेसिस पे डिवाइडेड हैं, तो वैसे ये जो पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे ना, ये भी अपने स्किल्स के बेसिस पे ही डिवाइडेड हुआ करते थे। रही बात पीजेंट्स की, गांव में रहते हैं, कुछ रिलीजियस सेंटिमेंट्स आएंगे, तो ये बहुत ही ज़्यादा डीपली आप कह सकते हो ना, ये अपने आप को रिलीजन से कनेक्ट करते थे, बहुत ही ज़्यादा ये लोग रिलीजियस थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस आप देखोगे कि कुछ केसेस को छोड़ करके ना उनको, उनके अंदर ना जो नोबिलिटी थी उनके लिए रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं था। क्यों? ये जो नोबल्स थे ना वो जो ज़ार निकोलस टू मैंने अभी जैसे बता रखा है, उसके थ्रू नोबल्स ने अपनी पोजीशन पावर हासिल करी थी। और जो ज़ार निकोलस टू था वो डेमोक्रेटिक रूलर नहीं था, वो एक मोनार्क था, और वो उन्हीं लोगों को काम पे रखेगा जो उनके चमचे होंगे, ठीक है, जो उसके चमचे होंगे ऑब्वियसली। और ऑब्वियसली बात है, जितने भी नोबल्स थे ना वो उसके चमचे ही थे, उसके गुलाम ही थे। गुलाम इन द सेंस स्लेवरी वाला सिस्टम नहीं था जैसे हमारे इंडिया में चलता था, स्लेव डायनेस्टी वाला, वो नहीं था इधर। मैं जस्ट बता रही हूँ कि जो बस उनका कहा मानते थे वो उनको ही नोबल्स डिक्लेयर करता था, उनको ही नोबिलिटी के क्लास के अंडर में आने देता था, ठीक है। अच्छा, फ्रांस में ऐसा नहीं था। देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ, जो पीजेंट्स थे ना वो अपने नोबल्स को रिस्पेक्ट करते थे, ठीक है, क्योंकि कुछ हद तक सपोर्ट मिला उनको, थोड़ा बहुत ही सही बट मिला है। रशिया में जो पीजेंट्स थे ना वो ये चाहते थे कि जो नोबल्स का जो लैंड है वो हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। क्यों? क्योंकि ये थे प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, तो इनका ये कहना था कि जो ये लैंड वगैरह है ना ये आप सब में बांट दो, आप प्राइवेट प्रॉपर्टी मत रखो, क्योंकि ये सारे फसाद की जड़ है, ठीक है। मैं ये 1000 बार बोल चुकी हूँ, पहले वाले वीडियो में भी मैंने 2-3 बार बोला है। ओके, तो आप देखोगे ना कि ये जो यहाँ के रशिया के जो पीजेंट्स हैं इन्होंने मना कर दिया कि हम कोई भी रेंट वेंट नहीं देंगे, अपने लैंडलॉर्ड का भी इवन मर्डर कर रखा था, इस हद तक यहाँ पे कंडीशन क्रिटिकल हो गई थी। 1902 में ये साउथ रशिया में बहुत ही ज़्यादा वाइड एंड लार्ज स्केल पे होने लगा। 1905 में आप देखोगे ये ऑल ओवर रशिया में हो गया। तो 1905 में एक अच्छा खासा सा रेवोल्यूशन हो रखा है। हम आगे आने वाले वीडियोज़ में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है।
रशियन पीजेंट्स जो थे ना वो यूरोपियन पीजेंट से थोड़े से अलग थे। क्यों? क्योंकि जो रशियन पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे ना, अभी जैसे बताया ना मैंने, कोऑपरेटिव्स के आइडियोलॉजी पे ये लोग बिलीव करते थे। कौन लोग? तो जो ये सोशलिस्ट थे वो कोऑपरेटिव्स की आइडियोलॉजी पे बिलीव करते थे। तो जो ये जो रशियन पीजेंट्स वगैरह हुआ करते थे वो क्या करते थे, वो एक साथ आते थे। मतलब फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सा खेत है, वहाँ पे 3-4 या फिर 5-6 पीजेंट्स आके मिलके एक साथ अपना काम बांट लिए, और उससे जो भी प्रोड्यूस होगा वो उसका बेनिफिट उन सब में आपस में बांट लेंगे सब। तो ये चीज़ था रशियन पीजेंट्स में जो यूरोपियन पीजेंट्स में नहीं था। ठीक है, अभी बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया। जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसमें ही है वो। बात करेंगे सोशलिज्म इन रशिया के बारे में। देखो, रशिया में जितनी भी एट दैट टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज थी ना बिफोर 1914, वो सारी की सारी ही इलीगल थी। अभी मैं यहाँ पे 2 पार्टीज़ के नाम बताऊंगी, तो शायद अभी ये ज़्यादा डिटेल में हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में करते हैं। मैंने पहले ही बता रखा है, अभी क्लास 9th एंड 10th की जो NCERTs है ना, ये 20 मिनट्स के लेक्चर्स में बहुत ही ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं एक ही बार नहीं बता सकती हूँ सारा सब कुछ। ठीक है, तो ये जो सोशलिज्म इन रशिया, मतलब रशिया में सोशलिज्म कैसे पीक पे चला, कैसे स्प्रेड हुआ। क्योंकि देखो, ऐसा नहीं कि सोशलिज्म का कंसेप्ट पहली बार यहाँ पे लोग सुन रहे हैं, वो कब से चलता आ रहा है। उसके लिए लोग कब से स्ट्राइक वगैरह, स्ट्राइक तो नहीं बट हाँ, कब से वो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं कि हाँ सोशलिज्म, सोशलिस्ट जो थे उस टाइम पे कब से आवाज़ें उठा रहे थे कि जो सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल है, जो उसकी आइडियोलॉजी है वो आनी चाहिए। तो जब आप इतने टाइम से किसी चीज़ के लिए रिवॉल्ट करोगे, किसी चीज़ के लिए आवाज़ उठाओगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जो प्रिंसिपल है, वो फाइनली जो आइडियोलॉजी है वो लागू हो ही जाएगी आपके कंट्री में। ठीक है, तो वही हो रखा था यहाँ पे। मैंने भी बता दिया, बड़े सारे ऐसे फैक्टर्स थे जो रिस्पॉन्सिबल थे रशिया में सोशलिज्म कैसे आया। ठीक है, ऐसा नहीं था कि एक रात का कोई खेल नहीं था। ठीक है, थर्ड वाले वीडियो में इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन, जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपेयर कर रहे हो कब से नहीं, बट हाँ एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी ग्रुप नहीं बना हुआ है, सर की पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है। पर्सनल थोड़ा सर खुद ही बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स वगैरह से। ठीक है, इतने फेमस टीचर का पर्सनल नंबर मिल रहा है और क्या ही चाहिए, कॉन्टैक्ट कर लो सर को। ओके।